हे मानव, भारत देशों में जन्म लेने वाले वीरों, अपने देश से आस्था रखने वाले, आस्था में विश्वास रखने वाले वीरों, और भारत देश में पैदा लेने पर अपने आप को गर्व महसूस करने वाले, भाग्यशाली मानने वाले और अपने देश से प्रेम करने वाले राष्ट्र प्रेमियों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि, आशा करता हूं कि क्रांतिकारी से जुड़ी रहस्य को सुनकर, समझकर आप भी राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए अपना दायित्व, कर्तव्य, फर्ज अवश्य ही निभाओगे। क्रांतिकारी से जुड़ी रहस्य को सुनकर, समझकर अवश्य ही कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव अवश्य ही लाओगे और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित जरूर ही करोगे। ये आशा, उम्मीद आप पर हमारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जय मां भारती, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अब आगे के रहस्य को सुनिए, क्रांतिकारी से जुड़ी। मैं अब शुरू करता हूं क्रांतिकारी से जुड़ी रहस्य को, सुनते जाइए। दो नाव में सुशील कुमार सेन और उनके साथी खलीलपुर गांव पहुंचे। वहां गांव से बाहर एक वीरान गौशाला में जाकर भोजन बनाने में जुट गए। एक ग्रामीण व्यक्ति का ध्यान उनकी तरफ गया तो उसने वहां जाकर उनसे बातचीत की, चर्चा करके वहां चले गए। गांव में उन्हें परिचारित डाकुओं की तलाश करती हुई पुलिस मिली। ग्रामीण ने वीरान गौशाला में भोजन बना रहे लोगों की जानकारी दे दी और वह खुद पुलिस को लेकर वहां ले भी गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो जाहिर है कि दोनों तरफ से गोलियां ही चल रही थी। दोनों के माध्यम संघर्ष हुआ। गोलियां चलाते हुए फरार होने का प्रयत्न करते हुए सुशील कुमार के पेट में गोली लगी। वह घायल होकर वहीं पर गिर पड़े। क्रांतिकारियों ने किसी प्रकार उन्हें एक नाव में डाला और शीघ्रता से नाव खेने लगे, किंतु सुशील कुमार होश में थे। वह अपने साथियों को कहने लगे, गोली का घाव काफी गहरा है, मैं बचूंगा नहीं। यदि तुम लोगों ने मुझे उठाकर दौड़ने का प्रयास किया तो फिर तुम लोगों की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाएगी और सभी पकड़े जाओगे। अतः मेरी बात मानो, मुझे छोड़ो और शेष सब भागने का प्रयास करो। साथी इसके के लिए तैयार नहीं हुए। वे बोले, जो भी होगा साथी होगा, साथी भुगतेंगे। तभी सुशील कुमार सेन ने एक और प्रस्ताव रखा। बोले, मुझे यहाँ छोड़ जाने से भी बात नहीं बनेगी। मेरे
शिनाख्त हो गई तो फिर देर सवेर तुम सब भी धर लिए जाओगे। अतः तुम ऐसा करो कि मेरा सिर धड़ से अलग करके ले जाओ। महज धड़ से वे शिनाख्त नहीं कर सकेंगे। अपनी ही साथियों की घायल अवस्था में उसका सिर काटा जाए, यह विचार ही थरथरा देने वाला था। इस कारण सभी ने इस नृशंसा कार्य के लिए मना कर दिया। तब सुशील कुमार सेन ने दृढ़ स्वर में कहा, मूर्खता मत करो, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ले जाने के प्रयास में सभी धर लिए जाएंगे। मुझे जिंदा छोड़ गए तो पुलिस वाले मेरी क्या स्थिति करेंगे? उस दुर्दशा से भी बचाना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इस वक्त सच्चा धर्म यही है कि और बड़े बेवंशी उन साथियों ने उस क्रूर धर्म का पालन किया। उन्होंने सिर काटा और उसे पत्थर से बांधकर नदी में डुबो दिया। नाव में पुलिस को महज धड़ ही मिला, जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। इस प्रकार सुशील कुमार सेन ने अपने जीवित रहते ही अपना शीश मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया था। लेकिन आज हमारा देश उस त्याग के जब्जे से स्वाधीनता की प्राप्ति कर चुका है। महानता किसी भी क्षेत्र विशेष की हो, व्यक्ति वही सफल होता है जो आत्मबल की नेतृत्व से मजबूत हो, फिर चाहे उसमें शारीरिक रूप से कोई कमी ही क्यों ना हो। इतिहास इस बात की साक्षी है कि शारीरिक कमी या त्रुटि के रहते भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले लोगों ने स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। महाराणा संगा का उदाहरण लिया जा सकता है। उन्होंने छत बिछत जिस्म के रहते भी अपने मनोबल को कभी डिगने नहीं दिया था। चारू चंद्र बोस के क्रांतिकारी व्यक्तित्व व कृतित्व पर आने से पूर्व पाठकों के सुविधार्थ एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। सभी पाठकों ने यह महसूस किया होगा कि कुछ क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ते समय वह देख रहे हैं कि एक ही काल वह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कुछ विशिष्ट घटनाओं ने उनके जीवन में किया है और इस कारण उन क्रांतिकारी घटनाओं में कई नायकों को लिप्तता भी सामने आती है। मसलन एक ही कार्य को कई क्रांतिकारियों द्वारा संपादित किया जाना इस कारण अभ्यास हो सकता है कि पाठक के नजरिए से मुख्य घटनाक्रम में संक्षिप्त जीवनी के साथ उसके मुख्य क्रांतिकारी कार्यों का विवरण दिया जाना भी आवश्यक है। अन्यथा पाठकों को लगेगा कि सभी क्रांतिकारियों के साथ लेखक ने न्याय नहीं किया है। बेशक घटनाओं का दोहराव होने पर रोचकता में कमी आ जाती है। पाठकों को यह विचार करना चाहिए कि एक ही कार्य के लिए किस प्रकार से क्रांतिकारी जुटे। वह पृथक पृथक स्थिति में रहते हुए भी एक ही
मकसद ने उन्हें किस प्रकार से जोड़ दिया। साहस का संबंध हृदय से होता है और क्रांतिकारी का जब्जा देश से जुड़ा होता है, लेकिन क्रांतिकारी को हृदय से क्षत्रिय होना चाहिए। शरीर से वह अपंग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चारू चंद्र बोस भी कई शारीरिक कमियों से ग्रस्त थे, किंतु मजबूत मनोबल और दृढ़ इरादे के बल पर उनके द्वारा आशुतोष विश्वास को मौत के घाट उतार दिया गया था। देश की सपूत ने इस हत्या के द्वारा दर्शा दिया कि देश के कपूतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आशुतोष विश्वास अलीपुर का एक सरकारी वकील था। वह अंग्रेजों का गुलाम की हद तक भगत था, अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का जी हुजूर करने वाला था। क्रांतिकारियों पर मिथ्या इल्जाम लगाकर झूठे गवाहों द्वारा उन्हें अधिकाधिक सजा दिलवाने में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी इन सेवाओं के प्रतिफल में सरकार उसे राय बहादुर या राय साहब की उपाधि देकर सम्मानित करेगी। उधर क्रांतिकारी उससे नाराज थे। उनकी आंखों में वह कांटे की भांति खटखटाता था। उनकी खूनी दृष्टि को देखकर वह कांप उठता था। उसे डर था कि मौका मिलते ही वे उसे मौत के घाट उतार देंगे। वह ऐसे संदिग्ध लोगों से दूर रहने में ही भला समझता था। जो देश प्रेमी लगते थे वह खौफजदा था, तथापि अपनी कुटिल व मक्कारी भरी चालों को नहीं छोड़ता था। इंसान जिस घटना से आशंकित रहता है उसके साथ प्रायः वह घटना घटती ही है। उस कालखंड में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल की भूमि पर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जन्म को सार्थक किया था। ऐसे ही एक क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस भी थे। उन्होंने तय किया था कि क्रांतिकारियों के लिए खतरा बनने वाले सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को किसी भी प्रकार से खत्म कर देना है। चारू चंद्र बोस की यह स्वयं अफुर्त सोच थी। किसी शख्स ने या दल ने उनकी हृदय में इस जज्बे को जागृत नहीं किया था। इंसाफ करने वाला सनी गराही जैसे आशुतोष विश्वास की कुंडली से निकलकर चारू चंद्र बोस की कुंडली में आ बैठा था। इस प्रकार चारू चंद्र बोस मौत के फरिश्ते ही बन गए थे। उस सरकारी वकील के लिए विचित्र रूप था मौत के उस फरिश्ते का जो सरकारी वकील आशुतोष विश्वास का काल बनकर ही बंगाल की धारा पर पैदा हुआ था। शरीर से वह कमजोर थे और लगता था जैसे रुगन हो। दया हाथ उस स्थान पर नहीं था जहां से हथेली व उंगलियों का आरंभ होता है। विधाता ने यह विकृति जन्म से ही दी थी। शरीर दुर्बल था, इस कारण चलते समय लगता था कि वह लड़क खड़ाकर चल रहे हो। वह एक प्रेस में श्रम करके जीवन निर्वाह करते थे। यह अवस्था की परिवार के नाम पर वह अकेले ही थे। हाँ, इतना तय है कि कमजोर शरीर में हौसला किसी सिंह की समान था। उन्होंने अकेले ही तय किया कि मैं उस अधम
को खत्म करूंगा। इस संकल्प ने जैसे उन्हें सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त कर दिया था। अपनी गाढ़ी कमाई से उन्होंने एक पिस्तौल और कुछ कारतूस खरीदे। शहर से बाहर निर्जन में जाकर एकलव्य की भांति निशाना साधने का अभ्यास किया। जब खुद द्वारा ली हुई परीक्षा में उन्होंने खुद को कामयाब पाया, तब वह एक दिन उसी न्यायालय में जा पहुंचा जहां आशुतोष विश्वास अपनी रोजी रोटी के लिए देशभक्त अंग्रेजों के पीछे जी हुजूर अंग्रेजों का चाटुकार देशभक्त क्रांतिकारियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम करता था, तो चारूचंद्र ने उसे उसके ही गढ़ में उसके कानूनी हथियारों वाले नैले में ही मारने का इरादा किया था। चारूचंद्र के अलावा अन्य कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि जिस शख्स के हाथ में हथेली व पंजा नहीं है वह भला किस प्रकार किसी की हत्या कर सकता है। पंजे रहित कलाई पर उन्होंने पिस्तौल को रस्सी द्वारा बांध रखा था। बाएं हाथ में उस पिस्तौल की लिलबिली दबाई जानी थी। ऐसी स्थिति में अचूक निशाना लग पाना संभव नहीं था। पिस्तौल बांधा हुआ हाथ देखकर कोई भी उन्हें विदूषक तो अवश्य ही समझता, किंतु निशानेबाज तो किसी भी सूरत में नहीं। उस कृष्णकाय शख्स को कोई भी बेचारा तो मान लेता, लेकिन कातिल हरगिज नहीं। बहरहाल यह अनोखे क्रांतिकारी अपने मकसद को पूर्ण करने न्यायालय पहुंच गए। न्यायालय का कार्य जब खत्म हुआ तब आशुतोष विश्वास कक्ष से निकलकर बड़ा मदे में पहुंचा। सामने से आते चारूचंद्र को उसने आश्चर्य और तनिक तृष्णा से देखा, जो कि अपनी मंथन गति से चले आ रहे थे। ऐसी कोई भी विशेषता नहीं थी उनमें कि आशुतोष को भय खाने का या सावधान होने की जरूरत अनुभव होती। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहे। उसके एकदम करीब आने के पश्चात चारूचंद्र ने उसे मारने के लिए अपना प्रयास किया, तो उनकी दाईं कलाई पर बांधी पिस्तौल तत्काल ही आशुतोष विश्वास ने देख ली, लेकिन उसकी बचाव से पूर्व ही पिस्तौल से छूटी गोली उसकी जांघ में जा घुसी। डर से चीखता आशुतोष जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन मौत का फरिश्ता उसके पीछे लग चुका था और उसकी जिंदगी को खत्म किए बिना वह मानने वाला नहीं था। उन्होंने पिस्तौल को उनकी सीने से सटा करके कई गोलियां दाग दी। बचने का प्रश्न ही नहीं उठता था। आशुतोष कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ा। मौत के थरथरा देने वाले भावली व संसार से कुछ कर गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी अवसर उसे नहीं मिल पाया था। चारूचंद्र ने गलियारे में रक्त रंजित परे सरकारी वकील आशुतोष को व्यंग्य और घृणा की संवेद दृष्टि से देखा और फिर उनके अधरों पर सफलता की तृप्ति मुस्कान के रूप में बिखर गई। घटना स्थल से चारूचंद्र ने भागने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। एक सिपाही गोलियों की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। चारूचंद्र ने उस पर भी गोली दागी, किंतु दूरी के कारण निशाना चूक गया। तब तक कई लोगों ने
उन्हें पकड़ लिया और फिर एक हत्यारा समझकर उन्हें मारने पीटने लगे। अपना मकसद पूर्ण करने के बाद की गई मार पिटाई का कोई दर्दिला एहसास भी उन्हें नहीं था। तृप्ति भरी मुस्कान के साथ वह अविचल बने रहे। उन्हें पीटने वाले भी समझ गए कि उन्हें पीटने का कोई लाभ नहीं है। जो वह करना चाहता था उसमें वे कामयाब हो चुके थे। चारूचंद्र बोस पर हत्या का अभियोग चलाया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के समय चारूचंद्र ने महसूस किया कि जैसे कोई शौर्य पदक उन्हें प्रदान किया गया हो। उन्होंने उस पदक को ईश्वर का पुरस्कार समझकर अपने गले में फंदा को डाल लिया। इस प्रकार चारूचंद्र 19 मई 1909 को चारूचंद्र बोस ने अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमकर साबित कर दिया कि मातृभूमि की पुकार पर उसके लाडले हर युग में अपना धर्म निभाते रहेंगे। ये था चारूचंद्र से जुड़ी रहस्य। अब आगे वाची अय्यर से जुड़ी रहस्य मैं शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करने के लिए यह त्याग किया गया कि 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के अवसर पर दिल्ली में शाही दरबार लगाया जाए। इस प्रकार अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान की जनता न केवल जॉर्ज पंचम को देखे बल्कि यह भी देख ले कि उनके हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब जागीरदार भी उसी महान जॉर्ज पंचम के आगे सिर झुकाने को विवश है। इस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के आम व खास दोनों को ही लज्जित करने का कार्य किया और खास लोगों ने अमूल्य उपहार व तोहफे की भी जॉर्ज पंचम के नाम पर वसूल किए। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की उत्तरी दिशा में जहां राज्यारोहण स्मारक निर्मित हैं, वहीं पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह में हिंदुस्तान के राजे महाराजे नवाब जागीरदार जमींदार व तमाम विख्यात लोगों ने आवश्यक रूप से आना था और वह भी परंपरागत वेशभूषे में। निश्चय ही उस समय हिंदुस्तान अंग्रेजों का सबसे कमाऊ उपनिवेश था, लेकिन हिंदुस्तान में भूखमरी थी, अशिक्षा थी, बीमारी थी और प्रति व्यक्ति आयु महज 23 वर्ष ही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय जन गण मन अधिनायक जय हे गीत को प्रथम बार जॉर्ज पंचम के सम्मान में प्रस्तुत किया था। गुलामी के प्रतीक इसी गीत को बाद में राष्ट्रगान माना गया था। इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है कि गुलामी के प्रतीक गान को राष्ट्रगान आखिर क्यों बनाया गया। पाखंडी ढोंगी अंग्रेज यह एक कड़वा सत्य था कि फिरंगी हिंदुस्तान की समृद्धि का दोहन करके इंग्लैंड को खुशहाल बना रहे थे और हिंदुस्तानियों के खून की आखिरी बूंद को भी निचोड़ लेना चाहते थे। किंतु जॉर्ज पंचम को दिल्ली में बुलाकर जिस प्रकार भव्य समारोह करके दुनिया पर यह जताया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बनाकर हिंदुस्तानियों पर एहसास किया है। कुछ बुजुर्ग आज के
भारतवर्ष को देखकर यह कहते हैं कि इससे तो अंग्रेजों का ही राज अच्छा था। वही हिंदुस्तानियों को शिक्षित कर रहे थे, उन्हें सभ्य दुनिया के तौर तरीके सिखा रहे थे। हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी हुकूमत से खुश थे कि उन्हें न्यायपूर्ण शासन मिला है। लोग मानते थे कि अंग्रेजों का राज उनकी खुशकिस्मती थी। वे मर्जी से राजा की दीर्घ आयु की कामना करते थे। हिंदुस्तानी कौम को गुलाम की स्तुति करने वाली कौम बताया गया। यह दोरंगी नीति की पराकाष्ठा थी। यह सच है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अंग्रेजों का भय ही था कि लोग अपना धर्म त्याग कर ईसाई बन रहे थे, क्योंकि जीने के लिए यही शर्त बाकी थी। उन लोगों के लिए ऐसा लोग यह प्रचार भी करते थे कि धर्म परिवर्तन के पश्चात वह खुश है, क्योंकि उनका आत्मिक व आध्यात्मिक विकास हुआ है। लोग अंग्रेजी भाषा के मुरीद हो गए थे। अपनी संस्कृति को भूलकर फिरंगियों की संस्कृति में रंग गए थे। अंग्रेजों की राजभक्ति की शपथ उठाकर वह अपनी मातृभूमि की खिलाफत करने में गर्व अनुभव कर रहे थे। महज 30 रुपये की महामारी पगार पर वे देश के दुश्मन बन गए थे। इसके लिए वे किसी भी रिश्ते की हत्या कर सकते थे। यह वाकई सर्वनाश की स्थिति थी कि अपने ही देश में अपने ही लोग अंग्रेजों के कर्मचारी बन जाने के बाद अन्य किसी भी रिश्ते से उस अंग्रेज मालिक को ही बरा मानते थे। बेशक यह 10% लोगों की ही स्थिति थी, और उन 10% गद्दारों के कारण ही अंग्रेजों का राज भी कायम था। शेष 90% जनता शोषित थी, दबी थी, कुचली थी, पैरों की तली हुई थी। इन्हीं से वे बगावत के स्वर भी फूटते थे। 1857 की क्रांति भी ऐसे ही लोगों द्वारा की गई थी। इस प्रकार की स्थिति में यदि जॉर्ज पंचम का यह राज दरबार शांति पूर्वक पूर्ण हो जाए तो यह अंग्रेजी दावा से साबित हो जाता है कि हिंदुस्तानी उनकी दुश्मन में खुश हैं, सुशासन में खुश हैं, उनकी राजनीति में खुश हैं और उन पर गुलामी लादी नहीं गई है। अंग्रेजी हुकूमत का वे स्वेच्छा से गुणगान करते हैं। क्रांतिकारियों की पांडुचेरी में एक मंत्रणा हुई। उसमें बंगाल व दक्षिण भारत के नौजवान इकट्ठे हुए। विख्यात तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती भी उसमें शामिल हुए। उस बैठक में यह निश्चय हुआ है कि जॉर्ज पंचम के हिंदुस्तान आगमन पर उसका स्वागत कुछ कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों की हत्या से किया जाए, जिससे यह दावा साफ तौर पर खोखला साबित हो कि हिंदुस्तानी खुशी से अंग्रेजों की दास्ता का जुआ अपने कंधे पर ढो रहे हैं। निश्चय ही यह सोच क्रांतिकारी थी और उसे पूर्ण कर पाना भी काफी चुनौतीपूर्ण था। तब दक्षिण भारत के क्रांतिकारियों ने भारत माता जंग नामक एक संगठन खड़ा किया। उसका केंद्र ट्यूटिकोरिन में रखा गया और संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न जगहों पर उसकी शाखाएं भी स्थापित की गई। तिरुनेलवेली का कलेक्टर रॉबर्ट विलियम एस शुक्ल अहंकारी और जिद्दी तबीयत का हुक्मरान था। उसकी सोच थी कि कठोर सजाएं देने से भारतीय स्वाधीनता संग्राम कुचला जा सकता है। इस कारण वह नारेबाजी जैसी घटनाओं के लिए भी बेहद कठोर सजाएं देता था और संपूर्ण क्षेत्र में
कुख्यात हो चुका था। क्रांतिकारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए उसे नराधाम की बलि चढ़ाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से एक पंथ दो काज हो जाने वाले थे। एक निर्दयी गोरे से मुक्ति मिल जानी थी और ब्रिटिश हुकूमत को नकारे जाने का रक्त रंजित साक्ष्य भी पेश कर दिया गया था। बेशक योजना अनुपम और क्रांतिकारियों के अनुकूल थी, किंतु उस योजना को पूर्ण करना भी चुनौती ही थी। उस चुनौती को क्रांतिकारी वाची अय्यर ने स्वीकार कर लिया। वाची अय्यर उस समय त्रावणकोर राज्य के वन विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत थे। एस की हत्या की जिम्मेदारी भी वाची अय्यर ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन जोश में वाची अय्यर ने एक गलती की, जो कलेक्टर एस को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिख भेजा, जिसका अर्थ यह था कि यदि तुमने क्रांतिकारियों को तंग करने की रणनीति नहीं त्यागी तो हम भारत माता जंग के सदस्य तुम्हें बेमौत मार डालेंगे। अपनी योजना का पूर्व एहसास करा देना योजना को पूर्ण करने में कठिनाई पैदा कर सकता था, किंतु इससे कलेक्टर एस तो खैर डरा ही, दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी खौफजदा हो गए। उनकी सुरक्षा हेतु खास इंतजाम किए गए। पत्र किसने और कहां से भेजा है, इसकी जांच में पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। 17 जून 1911 को कलेक्टर एस अपनी पत्नी के संग तिरुनेलवेली से टयूटुकोरिन जा रहा था। मायंची स्टेशन पर उतरकर उसे बोटमेल नामक की अन्य गाड़ी लेनी थी। उसका सेवक सामान उतारकर उस प्लेटफॉर्म पर रखने लगा जिस पर बोटमेल आने वाली थी। सामने एक और खाली गाड़ी पड़ी थी। कलेक्टर एस उसके एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। उसकी पत्नी उसके करीब बैठकर यह देखती रही कि सेवक सामान सही तरीके से ले जा रहा है अथवा सब कुछ सहज था। खतरे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वाची अय्यर बहुत देर से उस पर दृष्टि जमाए थे। उन्होंने तिरुनेलवेली से ही उसका पीछा आरंभ कर दिया था। उचित अवसर देखकर वह उस खाली डिब्बे में चढ़े और बेहद करीब पहुंचकर एस पर 2 गोलियां दाग दी। श्रीमती एस चीखी तो लोग भागे आए। उन्होंने वाची अय्यर को पकड़ना चाहा, किंतु वह दौड़कर यात्री विश्राम गृह में चले गए और वहां उन्होंने पिस्तौल की नली अपनी गर्दन पर रखी और गोली दाग दी। तुरंत ही मृत्यु हो गई। जैसे जीवन का मकसद पूर्ण करके जिंदगी को प्रसन्नता से अलविदा कहा हो। हतप्राण वाची अय्यर के पास तमिल में लिखा एक पत्र पाया गया, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भारत की महान धरती पर जहां रामकृष्ण, शिवाजी और गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा की थी, फिरंगी अंग्रेज जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। अतः अंग्रेजों को खदेड़कर देश से आजाद करना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है। मद्रास प्रांत के 3 सहस्त्र युवकों ने प्रण किया है कि जॉर्ज पंचम के भारत भूमि पर पांव धरते ही उसकी हत्या कर दी जाए। उन 3 सहस्त्र युवकों में से सबसे सामान्य युवक वाची अय्यर कलेक्टर एस को मौत के घाट उतारकर इस आह्वान का प्रथम चरण पूर्ण कर रहा है।
इस प्रकार वह जिंदगी को ही नहीं, अपनी मृत्यु को भी एक मकसद दे रहा है। जाहिर है कि उस आह्वान पत्र ने अंग्रेजों को सिहरने पर मजबूर कर दिया होगा, किंतु ताकतवर शख्स जब लालच से नियंत्रित होता है तो वह अपने विवेक को भी नहीं सुनता है। फिर वह तो एक पत्र भर ही था, लेकिन पत्रवाहक ने आत्मघात करने से पूर्व जो कारनामा अंजाम दिया था, उस कारनामे से निश्चय ही भारतीयों को आत्मगौरव से भर दिया था। मृतक के पास से भिखाजी कामा मादाम का पेरिस से प्रकाशित होने वाले पत्र वंदे मातरम की एक प्रति भी बरामद हुई थी। उस प्रति में दर्ज लेख के अनुसार किसी भी सभा में, किसी भी घर में, किसी भी रेलगाड़ी में, गिरजाघर या दुकान में जहां भी मौका मिले अंग्रेज को मार ही डालना चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो। अंग्रेज उस आह्वान से निश्चय ही हिल गए थे। हतपरणवाची अय्यर को कोई भी सजा कैसे दी जाती, तथापि उनकी जेब से मिले पत्र को सुराग मानकर एस की हत्या को एक षड्यंत्र की नतीजा बताया गया। कत्ल अकेले ही वाची अय्यर ने किया था। तब भी शंकर कृष्ण अय्यर, नीलकंठ ब्रह्मचारी व दूसरे कई लोगों पर अभियोग चलाया गया और उन्हें पृथक पृथक समय की सजाएं भी दी गई। पुलिस उन्हें पकड़कर यातना दे और दूसरे साथियों के नाम पते पूछे। इस संभावना का शमन करने के उद्देश्य से वाची अय्यर ने खुद को गोली मार ली थी। उनमें अत्याचारी के खिलाफ युद्ध करते हुए प्राण दे देने की हिम्मत तो थी, किंतु पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहन कर पाने का भरोसा नहीं था। उनकी कमजोरी दूसरे मित्रों को संकट में न डाल दे, इस कारण उन्होंने उस आशंका को अपनी जिंदगी के साथ ही खत्म कर दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये रहा अपना भारत देश का स्वाधीनता संग्राम, वीर क्रांतिकारी का दस्तावेज। आप लोगों से उम्मीद है कि क्रांतिकारी से जुड़ी रहस्य को सुनकर समझकर आप भी राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ